सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2021 मैट्रिक का एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से मैं बना रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से मैं दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि बार बार देखने से ये याद हो जाएगा। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम से। तो जैव प्रक्रम के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, तो फिर से जान जाइए। यानी सभी जीवों को जीने के लिए जो भी क्रियाएं करती है जीव या सजीव या जैव, उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैव प्रक्रम के यानी जैव प्रक्रम तो जान ही रहे हैं। जैव प्रक्रम यानी जितने भी सजीव है, जितने भी जीवित चीज है, जितने भी जानदार चीज है, जिसे जीने के लिए जो भी क्रियाएं करती है उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत 5 क्रियाएं होती है। नंबर फर्स्ट में देख लीजिए पोषण, नंबर सेकंड में श्वसन, नंबर थर्ड में परिवहन, नंबर फोर्थ में उत्सर्जन और नंबर 5 में है जनन। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप से 4 को ऑप्शन दे देगा या 3 को ऑप्शन दे देगा, लिख देगा इनमें से सभी। तो अगर ये पांचों अगर आपको याद रहेगा तो इससे एक ऑब्जेक्टिव आप सटीक बना सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती है, कौन सी क्रियाएं होती है। तो याद रखना है पोषण, जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हमको एनर्जी प्राप्त होता है, वो पोषण एक हिंदी में आएगा। दूसरा है श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। तीसरा है परिवहन, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड का संचार होता है वो परिवहन की गिनती में आएगा। चौथा है उत्सर्जन, जब मेरे शरीर में अवांछित पदार्थ जब लैट्रिन पैखाना के थ्रू जब बाहर आता है, यूरिन और स्टूल के थ्रू जब बाहर आता है, उसी को उत्सर्जन बोलते हैं। और ये जनन मतलब जब किसी भी सजीव, कोई भी दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी सजीव है, वो जनन करते हैं। जनन के द्वारा ही उसका जनरेशन को आगे बढ़ता है, यानी प्रोसेसिंग होता है। तो ये 5 चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा, दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये याद रखना, ये 5 याद रखिएगा तो ये इससे एक सटीक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, सभी हरे पौधे किस प्रकार के पोषण करते हैं। तो सभी हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं, स्वपोषण पोषी करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब हो गया अपना खाना वो खुद बनाते हैं, अपना भोजन वो खुद तैयार करते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जितने भी हरे पौधे हैं सभी स्वपोषी होते हैं। और जितने भी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, चिड़िया हो गया, पक्षी हो गया, जितने भी जीव है वो परपोषी होता है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड होता है। वो किससे डिपेंड होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है। तो हमेशा याद रखना है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषना, जो अपने आप को खुद पोषता है। पेड़ पौधा जो होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे वो स्वपोषी होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं जो मरे हुए जीव पे आश्रित होते हैं, जो मरे हुए चीज पे आश्रित होते हैं, उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं आपको कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और प्रोटोजोआ आता है। इसके अलावा जो है मृतजीवी के अंदर जो आता है एक, जिसको बोलते हैं हम गोबर छत्ता। सांप का जो बरसात वगैरह में या सूखी हुई लकड़ी जो होती है उसमें जो गोबर छत्ता वाइट टाइप का जो छतरी टाइप का होता है छोटा छोटा, वो भी मृतजीवी पोषण में आते हैं। लेकिन वो जो होते हैं वो पौधे के लिए होते हैं। तो ये समझ जाना है मृतजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो मृतजीवी के अंतर्गत जो होते हैं कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं, पत्ते किसके कारण हरा होता है। पत्ता जो है किसके कारण हरा होता है, हमेशा याद रखना है। पत्ता जो है क्लोरोफिल, हिंदी में बोलते हैं क्लोरोफिल और इंग्लिश में बोलते हैं पर्णहरित। हिंदी में बोलते हैं
क्लोरोफिल और इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलेंगे? पर्णहरित। क्लोरोफिल को ही पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल को ही पर्णहरित बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, पत्ता जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पत्ते जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होते हैं। पत्ते जो हरे होते हैं किसके प्रेजेंस में होते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? पौधे जो है किस क्रिया, जितने भी पेड़ पौधे हैं क्रिया करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो पौधे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे किस क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं? तो पौधे जो है भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। पौधे जो भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेटिक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, पौधे किस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इसी को क्वेश्चन को उलट के पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है। तो पत्ते यानी पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन तैयार करते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। यानी फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं? पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को यह प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, और पत्ता, पेड़ पौधे में जो पत्ता हरा होता है, पत्ता हरा किस कारण होता है? पेड़ पौधे में जो पत्ता हरा होता है वो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल और हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा आवश्यक घटक कौन कौन सी है, यहाँ ध्यान देना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक 4 होते हैं। यानी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा उसके लिए 4 चीज होना एकदम मस्ट है। वो 4 चीज क्या है? सबसे पहली बात, हरे पत्ते में मौजूद जो क्लोरोफिल होते हैं वो, पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तीसरा पानी यानी जल, और चौथा जो होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कितने घटक होना चाहिए? 4 घटक। हमेशा याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 घटक होना जरूरी है। पहला पर्णहरित, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। ये चारों घटक के प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, तभी भोजन तैयार होगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है हमें पेड़ पौधे को जो है ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसको रट जाना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पेड़ पौधा प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया जो करती है उसे क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसे भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। दूसरा क्वेश्चन, सभी हरे पौधे किस प्रकार के पोषण में आते हैं? सभी हरे पौधे जो है स्वपोषी में आते हैं। और मृतजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मृतजीवी के अंतर्गत कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, और पेड़ पौधे में जो आते हैं वो आते हैं गोबर छत्ता। क्या आते हैं? गोबर छत्ता। अब आते हैं पत्ते किस कारण हरा होता है? पत्ता जो है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं? पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 घटक होते हैं। पहला है क्लोरोफिल, पर्णहरित इंग्लिश हिंदी वर्ड है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल, और चौथा है आपको सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है।
यानी स्वपोषी, यानी स्वपोषी का मतलब ये हुआ जो अपना भोजन खुद बनाता हो, जो अपना भोजन खुद तैयार करता हो, उसी को बोलते हैं हम स्वपोषी। तो स्वपोषी डेट्स मीन्स हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 4 घटक होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 4 घटक होते हैं, तो उसी प्रकार हम सेम वही घटक जो है आपको स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक 4 घटक इसमें भी होंगे। पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा H2O यानी पानी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो घटक का जरूरत होता है वही घटक आपको स्वपोषी में होता है जो भोजन तैयार करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो वायु होता है वो मिश्रण है, मिश्रण यानी कि बहुत सारे गैसों से मिलकर ही बना है वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत पाया जाता, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता, 0.03% पाया जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। वायुमंडल में जो O2 का मतलब ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 21% पाया जाता है। और वायुमंडल में ही जो नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में जो सबसे बेसी पाए जाने वाला गैस जो वो नाइट्रोजन है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 78% पाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन याद रखना इस पे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%। तो अब आगे क्वेश्चन आते हैं, अमीबा किसके अंतर्ग्रहण द्वारा भोजन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अमीबा जो अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है वो कूटपाद से करता है। किसे करता है? कूटपाद से। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बैक में चलते हैं रिपीट के लिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है वो 0.03%, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो 21%, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 78%, और अमीबा जो है अपना भोजन अंतर्ग्रहण जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? तो याद रखना है कूटपाद। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, कूटपाद। अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे आते हैं, आप देखते हैं क्या है, सूर्य का प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो सूर्य का प्रकाश को जो अवशोषित करता है, कब अवशोषित करता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि अवशोषित करता तो कब करता है? तो सूर्य का प्रकाश जो अवशोषित करता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वाला बात चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हम लिखते हैं यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। हो सकता है एग्जाम में पूछे प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा या प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित कर लेता है, यानी कौन सोख लेता है? तो वो है क्लोरोफिल, यानी पत्ते में पाए जाने वाले, हरे पत्ते में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित कर लेता है? तो याद रखना है, बोलना है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। अगेन एंड अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित कर रहा है? तो बोलना है क्लोरोफिल। पत्ता में जो पाए जाने वाला हरा तत्व जो होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, यानी हिंदी में पर्णहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। अब आते हैं नेक्स्ट, मनुष्य का जो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य का जो आहार नाल जो स्टार्ट होता है, याद रखना है, कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मनुष्य का जो आहार नाल का जो स्टार्ट होता है, यानी मनुष्य का जो आहार नाल प्रारंभ होता है वो मुंह से होता है। कहाँ से होता है? मुंह से।
जिस मुंह से हम खाना खाते हैं वही हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और लास्ट जो है जिस एरिया से हम लोग मल बाहर करते हैं यानी मल को त्यागते हैं यानी लैट्रिन करते हैं वो एंड पॉइंट हो गया। तो मुख से लेकर के मुंह से लेकर के मल त्यागते वहाँ तक की जो लंबाई है, वहाँ तक की छोटी आंत बड़ी आंत सब मिला के जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर। तो हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य का आहार नाल की रचना कैसी है। तो मनुष्य का जो आहार नाल की जो रचना का मतलब बनावट, तो ये जो है मनुष्य का जो आहार नाल जो है ये गुथा हुआ है। गुथा का मतलब हो गया ये लपटा हुआ। लपटा हुआ का मतलब जैसे कि आप देखे होंगे कि पंखे का जो क्वाइल होता है लपटा हुआ होता है, लपट लपट के क्वाइल बनता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य का जो आहार नाल है वो है कुंडली आकार का, कुंडलित। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछ सकता है मनुष्य का आहार नाल की रचना कैसी है, कुंडलित है। मनुष्य का आहार नाल की रचना कैसी है, कुंडलित है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि स्वपोषी जो है अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की होनी जरूरी है। स्वपोषी को अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो याद रखना है 0.03%। इसके अलावा मैं क्वेश्चन और बताया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है, और वायुमंडल में ही नाइट्रोजन का जो मात्रा है प्रतिशत वो 78%। नेक्स्ट है, अमीबा जो अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं वो कूटपात के द्वारा, क्या किसके द्वारा, कूटपात के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश को कौन अवशोषित कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, तो वो है क्लोरोफिल, पत्ते, हरे पत्ते में पाए जाने वाले क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर है। लास्ट, मनुष्य का आहार नाल की रचना कैसी है, कुंडलित है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 8 से 10 बार देखिए, देखते रहिए। देखने से होगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मृतजीवी पौधे के अंतर्गत कौन आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो बताए थे मृतजीवी जीव, तो मृतजीवी जीव के अंतर्गत जो आते हैं कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और प्रोटोजोआ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है मृतजीवी पौधों के अंतर्गत जो आते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, उसको बोलते हैं गोबर छत्ता। क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता। डेट्स मीन्स, अभी मैंने आपको बताया कि सड़ी हुई लकड़ी या सूखी लकड़ी में बरसात के टाइम में जो छाता टाइप का, वाइट टाइप की छाता टाइप का छोटे छोटे जो पेड़ उग जाते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ उग जाते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज में सांप का पेड़ बोलते हैं, सांप का घर बोलते हैं, सांप का घर, उसे हम बोलते हैं गोबर छत्ता। तो यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना है। मृतजीवी पौधों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो मृतजीवी पौधे के अंतर्गत जो आते हैं वो गोबर छत्ता आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जंतु किस पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हम बताए थे अभी जस्ट कुछ देर पहले कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं सभी जो आते हैं वो परजीवी यानी परपोषी के अंतर्गत आते हैं। परपोषी यानी दूसरे के द्वारा वो पोषण करते हैं, दूसरों पे निर्भर करते हैं, जो दूसरों पे निर्भर करते हैं या दूसरों पे पोषी करते हैं, उसी को बोलते हैं हम परजीवी या परपोषी। तो हाँ, जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, सभी जंतु किस में आते हैं, सभी जंतु जो होते हैं वो परपोषी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मनुष्य का पाचन किस क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मनुष्य का जो पाचन की क्रिया है वो मुंह से स्टार्ट होता है। मनुष्य का जो पाचन की क्रिया है वो किससे स्टार्ट होता है, मुंह से। मुंह से यानी कि पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंह से ही स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का पाचन का जो स्टार्टिंग होता है, प्रारंभ होता है, वो मुंह से होता है, मुख से। याद रखना, मनुष्य का जो पाचन का प्रारंभ होता है मुख से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में स्वाद की अनुभूति जीभ के किस हिस्से से होती है। मनुष्य जो अनुभूति करता है खट्टा, मीठा, तीखा, झाल, तो ये जो मसाले का जो स्वाद या चटपटी चीज़ का जो स्वाद का जो मनुष्य अनुभूति करता है वो जीभ का यानी जीभा का किस हिस्सा से, तो जीभा का अगला अग्र भाग,
जीवा का अग्रभाग, ये याद रखना, स्वाद कलियां, इसको बोलते हैं हम स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं या स्वाद कलियां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? मनुष्य की छोटी आंत यहाँ पेट पे होती है, तो छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई 6 मीटर। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन जस्ट अभी मैं बताया था कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य का जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, लेकिन मनुष्य की जो छोटी आंत की लंबाई वो 6 मीटर होती है। मनुष्य के छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। अब से बड़ी अंतःग्रंथि जो है वो यकृत है। यकृत का मतलब होता है लीवर, यकृत का मतलब होता है लीवर। तो देखते हैं, यकृत का मतलब होता है लीवर। तो मनुष्य का सबसे बड़ी अंतःग्रंथि कौन होता है? वो होता है यकृत यानी लीवर, जो कि 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का। लीवर कितना kg का होता है? 1.5 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मनुष्य की अमाशय, अमाशय का मतलब होता है घोटी, घोटी जो होता है अतरी घोटी। मनुष्य की अमाशय की दीवार से क्या स्राव होता है? यानी मनुष्य के अमाशय से जो है क्या बहता है? तो मनुष्य के अमाशय का जो गड्ढा गड्ढा टाइप होता है उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, और उस जठर ग्रंथि से निकलता है वो जठर रस कहलाता है। क्या कहलाता है? जठर रस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मनुष्य की अमाशय की दीवार से क्या स्रावित होती है? तो मनुष्य के अमाशय की दीवार से जठर रस निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जठर रस से क्या स्रावित होती है? जो जठर रस से 3 प्रकार की रस बाहर होती है। जठर रस के अंतर्गत 3 तरह का रस होता है, 3 तरह का एंजाइम होता है। कौन कौन है वो देख लीजिएगा। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिनोजेन, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिनोजेन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय से प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस स्रावित होता है? तो अमाशय से जो प्रतिदिन यानी हर दिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। जठर रस के अंतर्गत 3 वो आता है, तो वो आप देख लीजिए। तो याद रखना है, प्रतिदिन जो है अमाशय से 3 लीटर जठर रस बाहर होता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2021 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।